हम देख रहे हैं कि अभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हम 2 मिनट में कार्यक्रम शुरू करेंगे। वेबिनार शुरू होने के पहले कुछ हाउस रूल्स में आपको समझा दूं कि यदि आपको कोई प्रश्न हो जब वेबिनार चल रहा हो तो आप निसंकोच आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा नीचे में तो रेज हैंड का वो है, एक आइकन है, आप उसको दबा के अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और यदि कम लोगों की गोष्ठी रही तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको माइक यूज करने का भी परमिशन दे दें। डिपेंड करता है कि कितने लोग की आज कितने लोग आते हैं इस वेबिनार में। और हम कोशिश ये भी करेंगे कि जैसे हम वेबिनार प्रोसीड करेंगे रुक रुक के आपसे कुछ सवाल पूछते रहें बीच बीच में, ताकि आपका आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपका मन बना रहे थ्रू आउट दी वेबिनार। तो अब शुरू करते हैं। हम देख सकते हैं कि अराउंड 30 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। समय कीमती है तो सबके समय की इज्जत करते हुए इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम वुड लाइक टू स्टार्ट। नमस्कार, हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं डॉक्टर नीति शिखा, इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एसोसिएट डीन, आपके साथ आज जुड़ी हूँ एक बहुत ही मुख्य टॉपिक के साथ डिस्कस करने के लिए, जिसका है लोगों की लोक नीति में भागीदारी। वेबिनार शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे साथ आपके प्रिय डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। सर को किसी की परिचय की आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति नेहरू युवा केंद्र से जुड़ा है वह सर को भली भांति जानता है, वो काफी लोकप्रिय हैं। और सर के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि सर जिस तरह लोकप्रिय हैं हमारा प्रोग्राम भी इन्हीं की तरह लोकप्रिय हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शुक्ला ये ऑर्गेनाइज कराने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ आज डॉक्टर पार्थ नहीं जुड़ पा रहे हैं। कुछ बहुत ही जरूरी काम आ गया, कुछ इमरजेंसी हो गई जिसके कारण वह नहीं आ पाए हैं। और पर तब भी उनकी बात मैं कोशिश करूंगी आपके सामने रखूं। एक हमारे श्रोता बोल रहे हैं, कैन यू प्लीज टॉक इन इंग्लिश? आई वुड बी स्विचिंग बिटवीन इंग्लिश टू हिंदी. The reason we are doing in Hindi today, to also tell you about a program that we are planning to launch. Program is called लोक नीति, और चूंकि यह प्रोग्राम इंग्लिश में है और इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि आपसे भी हम इंग्लिश में ही बात करें, ताकि आपको इस प्रोग्राम के विषय में जानकारी मिले और आपकी इसमें अभिरुचि बढ़े। सो यदि आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ, निसंकोच आप चैट बॉक्स में आप मुझे डायरेक्ट मैसेज डाल सकते हैं या आप किसी को भी आप सवाल पूछ सकते हैं। और मेरा यही यथा प्रयास रहेगा कि मैं उसका फिर इंग्लिश में अनुवाद करके आप तक पहुंचाऊं। तो क्षमा करें यदि आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि यह प्रोग्राम इंग्लिश में ही होगा। यह प्रोग्राम जो हम आज करेंगे वो बोलचाल की भाषा में होगा, और हमारी चेष्टा होगी कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों की मिली भगत से आप तक आज एक ये डिस्कशन आपके साथ करें, लोगों की लोक नीति में भागीदारी। तो एक आपको बताऊं कि इंडिया में पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन जो है वह काफी एक एक आइडेंटिफाइड ग्रुप के साथ ही वह जुड़ पाया है, और जितनी भी डिस्कोर्स इंडिया में हुई है वह इंग्लिश में हुई है। और पब्लिक पॉलिसी की क्या प्राथमिकता है देश में, इसको आप भली भांति जानते हैं। गवर्नमेंट रोज नए नए स्कीम्स ला रही है, योजनाएं बना रही है, जिससे आम जनता की हिस्सेदारी है, आम जनता को उससे लाभ मिलता है, और आम जनता
का उसमें इंटरेस्ट है। हम लोग जब स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो आई थिंक आम जनता का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। सिटीजंस आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन एनी गवर्नमेंट पॉलिसी दैट इज डिजाइन्ड। बट ये बहुत ही दुख की बात है कि आम जनता की भागीदारी नहीं हो पाती है जब पब्लिक पॉलिसी डिजाइन होती है। तो उसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एक प्रोग्राम बनाया है जिस प्रोग्राम का नाम है लोक नीति। अगर आप अनुमति दें तो हम आपको इस प्रोग्राम के हम एक छोटा सा स्लाइड शेयर करेंगे जिसके माध्यम से बताएंगे आपको कि ये लोक नीति प्रोग्राम क्या है। आपको दिखाते हुए लोक नीति प्रोग्राम का, जस्ट अ सेकेंड। जी, मुझे आशा है कि आप सभी ये वेबसाइट ये स्लाइड देख पा रहे होंगे। तो अच्छा, और बता दूं कि चूंकि अभी हमारे एक जने ने बोला, इंद्रजीत जी ने बोला कि प्लीज आप इंग्लिश में रखिए, तो हमने क्या किया है कि हमने स्लाइड्स को इंग्लिश में रखा है और मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन का लोकतांत्रिकरण करना चाह रहे हैं, अर्थात लोग को इससे जोड़ना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले बात की कि पब्लिक पॉलिसी डिस्कोर्स में आम जनता की भागीदारी नहीं हो पा रही है। CMI का एक सर्वे हुआ था जिसमें हमने पाया कि 10% से भी कम जनता भारत में अंग्रेजी बोलती है और उन्हीं 10% में से एक छोटा सा एक गण है जो पब्लिक पॉलिसी डिस्कोर्स में भाग ले रहा है। तो इससे क्या समस्याएं आती हैं, इससे क्या जमीनी समस्याएं आती हैं? पहला तो यह आता है, मालती जी आप हाथ उठा रही हैं, मैं 2 मिनट में आपसे जुड़ूंगी, आप समय दें। सबसे मुख्य समस्या ये आता है कि जो पॉलिसी जो डिजाइन कर रहा है वो सेंट्रल इंडिया में बैठा हुआ है, नई दिल्ली में बैठा हुआ है और वह जमीनी इश्यूज को नहीं समझ पाता। वो जमीनी प्रॉब्लम्स को, जो लोकल प्रॉब्लम्स है उनको समझ नहीं पाता। और हम ऐसा समझते हैं कि दिल्ली में बैठे हुए लोग जो हैं वो समस्याओं का निवारण निकाल सकते हैं, जो लोकल समस्याएं हैं। देखिए, भारत एक बहुत ही डाइवर्स नेशन है और हर एक प्रांत की समस्याएं अलग हैं, हर एक प्रांत की प्राथमिकताएं अलग हैं। जो सरकार, राज्य सरकार जो बिहार में प्राथमिकता जिस चीज को देगा, जो भोपाल में देगा, वह शायद प्राथमिकता पंजाब सरकार पे नहीं होगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टेट्स हैं जो बहुत ही रिच इन ओर्स, उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा होता है। तो देखा जाए तो चूंकि अलग अलग देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समस्याएं हैं, तो पब्लिक पॉलिसी का ये उद्देश्य होना चाहिए कि इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वो जमीनी जो वास्तविकताएं हैं, जमीनी समस्याएं हैं, उसको समझ करके वो डिजाइन किया जाए। पर दुर्भाग्यपूर्ण भारत में वह चीज नहीं हो पाया। भारत में बहुत ही टॉप डाउन अप्रोच रहा है पॉलिसी का, अर्थात दिल्ली में एक मुझे समर शेष है कविता याद आती है, जहाँ पे कवि ने कहा है कि दिल्ली तू सबके भाग्य दबाए रखी है। where poet just basically trying to say कि दिल्ली तुम तो रोशनी में पल रही हो पर पूरा भारत अंधकार में सो रहा है। तो आज थैंकफुली वह स्थिति नहीं है भारत में। घर घर बिजली गांव तक भी पहुंच चुकी है। बट जब हम नए भारत की कल्पना करते हैं तो आवश्यकता है कि जो तकनीकी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तकनीकीकरण जो शहर में हो रहा है वह गांव तक पहुंचे, जो पॉलिसीज सेंट्रल डिजाइन कर रहा है वो गांव तक पहुंचे, और उसके लिए आवश्यकता है लोगों की भागीदारी का। तो इसी उद्देश्य से ये कोर्स शुरू हुआ है और इस कोर्स के माध्यम से जो युवा जुड़ेंगे वो अपनी करियर ट्रैजेक्टरी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है और आप
पब्लिक पॉलिसी डिस्कोर्स में भाग लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका करियर उस ट्रैजेक्टरी में बढ़े, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ऐसी स्किल्स सीख सकते हैं, ऐसे विषयों का ज्ञान ले सकते हैं जो आपको करियर डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगा। कोर्स के बाद आप क्या सीख पाएंगे? आप एविडेंस बेस्ड पॉलिसी डिसीजंस कैसे लेते हैं। इस कोर्स में अगर देखा जाए तो मैं आऊं तो इस कोर्स में 6 चीजों पे ज्यादा जोर दिया गया है। पहला तो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसी विच इज थियोरी। दूसरा बिहेवियरल साइंस एंड चेंज, स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सेल एंड बिग डेटा इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, मैं सब पे एक एक करके आऊंगी, करंट लॉज एंड पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें से इस 6 कोर्सेज में से जो 2 कोर्स हैं, बिग डेटा एंड इम्पैक्ट इवैल्यूएशन और डेटा स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा स्टडी, उसमें आपको एक्सेल की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें आपको इम्पैक्ट इवैल्यूएशन सिखाया जाएगा, और जिसके माध्यम से यदि आप गणित में आपको बेसिक जानकारी है, बेसिक रुचि है, तो आप ये स्किल सीख करके आप पॉलिसी में एक अपना नया करियर बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि किस तरह का करियर आपको मिल सकता है, तो आजकल आप देखिए, आप नीति आयोग के DMEO वेबसाइट पे जाइए और देखिएगा कि कितनी पॉलिसीज जो बन रही हैं उसका कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रही है सरकार। वो देख रही है कि वही जिस उद्देश्य से पॉलिसी बना था वो लोगों तक वह उद्देश्य वो संपूर्ण हो रहा है कि नहीं, वो पूरा हो रहा है कि नहीं, और क्या उसमें कुछ चेंजेस करनी है। उसके लिए कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन हो रहा है। डेटा स्टडी के माध्यम से देखा जा रहा है कि पॉलिसीज को कैसे डिजाइन करना है, समाज का कौन सा वह वर्ग है जहाँ पे ज्यादा आवश्यकता है कि उनको स्टडी, उनको वो जो भी सरकार की जो मंशा है वो पहुंचाई जाए वो पॉलिसी के माध्यम से। अभी मैं पढ़ रही थी अखबार में कि सरकार अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से वो स्टडी कर रही है, वैक्सीनेशन दे रही है। तो अब किस क्षेत्र में वैक्सीनेशन ज्यादा है, किस राज्य को ज्यादा, तो इस सब के लिए आपको डेटा की आवश्यकता है, और इस कोर्स के माध्यम से आप अपनी डेटा का जो ज्ञान है, आप जो स्किल है, आप वो डेवलप कर सकते हैं। दूसरी मैं बात करूं, मैं काफी आपको बोर नहीं करूंगी अपने और बहुत ही एक तरफा ये जो हमारा जो वेबिनार है एक तरफा ना हो, बस वन वे कम्युनिकेशन ना हो, इसलिए मैं आपके पास अभी 2 मिनट में आऊंगी। बस एक और आपको बात बताना चाहती हूँ कि आजकल जो पॉलिसी डिजाइन एंड डेवलपमेंट हो रहा है उसमें एक चीज देखा गया है कि कैसे लोगों की साइकोलॉजी पढ़ी जाए। तो यदि आप में से कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से है, साइकोलॉजी बैकग्राउंड से है, या बैकग्राउंड से नहीं है पर ह्यूमन नेचर को समझता है, वह भी पब्लिक पॉलिसी डिस्कोर्स में बहुत अच्छे से भागीदारी ले सकता है। यदि हम बात करें तो जन धन योजना की, तो जन धन योजना जो ये मात्र 3 शब्द नहीं है, इसके पीछे काफी साइंस होता है कि इसको क्या बोला जाए कि लोग का उसे तुरंत जुड़ाव हो। अभी हमने देखा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बस एक स्लोगन नहीं है, इसके पीछे एक साइंस होता है कि तो जब पॉलिसी डिजाइन, तो अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी का वो क्या, गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। पर सरकार तो काफी सालों से इस पे काम कर रही है, राइट? पर क्या हुआ, हमने क्या वो नई चीजें लाई जिससे लोग का जुड़ाव, जिससे लोग का ध्यान उसके प्रति गया, उसको बोलते हैं, वो एक नया एक विज्ञान एक शुरू हो रहा है पॉलिसी एजुकेशन में जिसको बोलते हैं बिहेवियरल साइंस या बिहेवियरल चेंज। तो क्या किया जाए कि लोगों का उससे जुड़ाव हो। अभी देखा जाए तो एक सफाई अभियान चला था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी झाड़ू उठा के वो सफाई करने लगे। अभी कुछ दिन न्यूज में आया कि एक हमारी और नेता हैं जो यूपी में भी सफाई कर रही हैं। तो ये सफाई करना, पॉलिटिक्स असाइड, ये झाड़ू उठाना, चाहे वो यूपी में किसी महिला नेता ने उठाया हो या चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया हो, वो झाड़ू उठाना एक सिंबॉलिक होता है, और उससे लोग को ये लगता है एक what we do is we sort of create a nudge, we nudge people towards cleanliness। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की थी, तो वो क्या था, वो लोगों को अपने साथ लेके एक थ्रू अ नज वो चलना चाहते थे। मुझे अभी भी याद आता है कि मैं गांधी की जीवनी पढ़ रही थी, तो कैसे गांधी जी ने कपड़ों का
वस्त्रों का परित्याग कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं एक चद्दर लेके रहूंगा जब तक हर एक भारतीय के पीछे एक के पास एक एक कपड़ा पहनने को ना हो जाए। तो वो सोच थी, पर वह सोच और वह क्रिया जो गांधी जी का वो क्रिया थी, वो कितने भारतीयों को जागरूक कर दिया कि भाई पॉवर्टी इज एन इशू, वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। चाहे वो डांडी मार्च हो, सॉल्ट मार्च हो, कोई भी हो, इतिहास में जाएं। चाहे आज के टाइम में हम देखें कि प्रधानमंत्री जी झाड़ू उठा रहे हैं या महिला नेता कहीं उठा रही हैं। चाहे था हम डॉक्टर्स को एक कोविड के समय डॉक्टर्स भी डरे हुए थे, पर हमने दिया जलाया, हमने थाली बजाई, हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रोत्साहन दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब ये चीजें करते हैं तो पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में काफी मदद मिलती है। तो कहने को तो बस एक छोटा सा एक्शन है, पर उस एक्शन के पीछे, डेवलप करने के पीछे एक साइंस है, और वह साइंस हमें पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का एक अच्छा अवसर देता है। इट इज अ बिगर अपॉर्चुनिटी, इट्स अ बेटर प्लानिंग फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ पॉलिसी। तो ये सब चीजों की आपको ज्ञान मिलेगी इस कोर्स के माध्यम से। तो यह कोर्स मैंने स्लाइड्स बंद कर दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बस मैं बोलती रहूं और आप मुझे सुनते रहे। हम सभी को जूम फटीग हो चुका है और कोई नहीं चाहता जबरदस्ती वेबिनार में सुने। तो हम चाहेंगे कि आप हमसे प्लीज प्रश्न कीजिए। अभी मैं थोड़ा पॉज ले रही हूँ, मेरे पास और भी कुछ है नए मुद्दे बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कि क्यों लोगों का जुड़ाव आवश्यक है। तो अभी तक मैंने आपको बताया, आपको एक संक्षेप में बताया कि लोगों का जुड़ाव लोक नीति में क्यों आवश्यक है। फिर मैंने आपको लोक नीति कार्यक्रम के बारे में एक संक्षेप में एक जानकारी दी कि यह कार्यक्रम में क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी। बिहेवियरल इकोनॉमी, बिहेवियरल साइंस, बिहेवियरल चेंज, आपको फिर सीखने को मिलेंगी डेटा, स्टेटिस्टिक्स, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, आपको करंट लॉज एंड पॉलिसीज, गवर्नेंस, ये सब विषयों की जानकारी मिलेगी। और इसके साथ साथ बहुत सारे लैब्स डिजाइन है। लैब्स डिजाइन है का मतलब क्या है कि आपको राइटिंग लैब, आपको देखते हैं कि संपादिकता निकलती है, राइट, आप ओपेड निकालते हैं न्यूज़पेपर, तो उसके लिए आपको क्या जरूरत है, क्या स्किल आपको अपने अंदर निहित करना है कि आप एक ओपेड लिख पाए और ओपिनियन पीस लिख पाए। कैसे छोटी सी चीज, बजटिंग को कैसे पढ़ा जाए, बजटिंग कैसे किया जाए। तो पब्लिक पॉलिसी में जो भी आपको एक्शनेबल स्किल्स की आवश्यकता होती है, उस चीज को हम लाएंगे। लीडरशिप, कम्युनिटी लीडरशिप कैसे डेवलप किया जाए, नेटवर्किंग, आजकल सभी लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, ट्विटर यूज कर रहे हैं, पर उसको सही रूप में कैसे यूज किया जाए कि आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में, है ना, आप आपके प्रोफेशनल लाइफ में वो आपको बढ़ावा दे सके, आपको एक जागरूक नागरिक की तरह आप उसको यूज कर पाए। तो ये सब चीज की आपको शिक्षा दी जाएगी। तो जहां आपको कुछ कोर्सेज हैं, आपको स्टडीज, लेक्चर्स और डिस्कशंस के माध्यम से, तो कुछ कोर्सेज हैं वर्कशॉप के माध्यम से, आप वर्कशॉप के थ्रू सीखेंगे। और इन 4 महीने की अवधि में आप आइडेंटिफाइबल, मतलब आप वो स्किल सीख के जाएंगे जो आपको एक आपकी करियर को नई दिशा दे सकता है। अब मैं एक थोड़ा सा पॉज लूंगी, एंड मैं देख रही हूँ कि SS सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैसेज किए हैं, एडवोकेट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नमस्कार सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख रही हूँ कि कुछ हाथ उठा था एक, और मैं उनको बुला नहीं पाई। तो प्लीज कोई है जो जवाब, किन्हीं को सवाल हो और आप पूछना चाहेंगी, तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटर से गुजारिश है कि आप उनको अनम्यूट करके उनको अगर बोलने का मौका दिया जा सके तो। कोई थी हमारे साथ जो जुड़ी थी और जो सवाल पूछ रही थी, पर मुझे उनको बोलना पड़ा कि आप थोड़ा
वेट कर ले। किन्हीं के सवाल हो यदि, प्लीज आप पूछे, आप निसंकोच पूछे। अटेंडीज में से विनय चौधरी जी का एक सवाल है। विनय चौधरी जी, मैं आपको आप बोल सकते हैं। विनय चौधरी जी, आप क्यों नहीं आप अपने आप को अनम्यूट करके आप सीधे हमसे सवाल करें, ताकि लोगों की भी इसमें दिलचस्पी बढ़े। बहुत ही वन वे कम्युनिकेशन हो गया है। जी विनय जी, बताया जाए। सो गुड आफ्टरनून मैम, सबसे पहले तो थैंक यू विनय जी, गुड आफ्टरनून। तो मैं पूछना चाह रहा था कि इंडिया में क्या मतलब इस पर ग्रोथ है बिहेवियरल साइंस में, मतलब इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज है इसके लिए, या फिर क्या काम चल रहा है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा विनय जी। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि मैं पेशे से, ट्रेनिंग से एक लॉयर हूँ, और मेरी जो एक्सपर्टीज रही है इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, कमर्शियल लॉज में, और पॉलिसी, I've worked a lot on policy, inputs given to government in this area. तो मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं बिहेवियरल एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्पणियां दूंगी इस चीज पे जो आपको ये समझाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट इशू है। और मैं आपको बताऊं कि पिछले शनिवार को हमारे YouTube चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है जिसपे हमने एक टॉक भी किया था बिहेवियर पे। तो विनय जी, बिहेवियरल जो है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं, या बिहेवियरल चेंज बोलते हैं, ये बहुत बहुत आवश्यक है पब्लिक पॉलिसी स्पेस में। और आप यदि हमसे पूछिए क्यों, तो उसका जवाब यूं होगा कि सरकार तो कितनी सालों से आपको नियम, कानून, विधियां, लोक नीतियां बना रही हैं, सार्वजनिक नीतियां बन रही हैं, पर कहीं ना कहीं जब वो उसको जमीन स्तर पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाते हैं तो बहुत ही हिकअप्स आते हैं, बहुत ही उसमें अड़चन आती है। और अड़चन क्यों आती है? ये अलग अलग तरीके की अड़चनें हैं। पहली बात कि आप जो उद्देश्य से बनाए हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी जो सार्वजनिक नीति है लोग उसको एक्सेप्ट कर ले, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि लोग, देखिए, एक बोलते हैं इसको इनर्शिया होता है। जैसे छोटी सी बात बताऊं तो एग्जाम्पल दीजिए, आधार का एग्जाम्पल लीजिए, जो मैं आपसे बात करना चाहती थी, मेरे पास वो लिखा हुआ था। पर जब आधार आया तो आधार में क्या था कि मंशा तो सरकार की बहुत अच्छी थी कि यदि आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चाह रहे हैं, जिसको देखा गया है कि इन लॉन्ग टर्म दैट इज द वे सिटीजनशिप स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट ट्रांसफर मिल रहा है, वो बीच वाली जो पैसा खाते थे वो कम होगा। तो डीबीटी निसंकोच सबसे अच्छा तरीका है करने का। पर डीबीटी को लागू करने के लिए आपको दो चीजें की आवश्यकता है। एक तो आपको एक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, करेक्ट। और दूसरा, आपको एक तरह सा हर एक सिटीजन को एक तरह का आइडेंटिफाइड नंबर होना चाहिए कि लोगों की पहचान हो पाए, कि उनको बेनिफिट्स पहुंच पाए। और विनय जी, याद कीजिए कि जब आधार आया था तो कितनी बातें उठी थी प्रिवेसी को लेकर के, कितनी चर्चाएं हुई थी, राइट? कि भाई ये आपका आधार का जो डेटा है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, है ना, उस पे लोग सवाल ना उठा, मतलब उस पे लोग की प्रिवेसी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। तो एक तो ये मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ कि कैसे, अब मान लीजिए आप बिहेवियरल चेंज के माध्यम से आप इसको अगर लोगों तक पहुंचाएं कि भाई ये अच्छी नीति है, ये आपके भले के लिए है, तो शायद लोग इसके प्रति जो रेजिस्टेंस था वो कम होता। दूसरा आपको मैं बताती हूँ, ये मेरी बात नहीं है, ये चेष्टा जी ने मुझसे बात की थी। चेष्टा जी आधार टीम में वन ऑफ द फाउंडिंग टीम मेंबर्स थे आधार की, जब आधार आया था तो वो बता रही थी जैसे बातचीत के क्रम में कि आधार तो एक नंबर है, आधार इज जस्ट अ 10 डिजिट नंबर, राइट? इट्स नॉट एन आइडेंटिटी कार्ड, सो टू से। तो वो बोल रही थी कि जब वो डिजाइन कर रहे थे आधार की पॉलिसी, तो लोगों को आधार का नंबर तो उनके फोन नंबर पे भी मिल सकता था, पर चूंकि हमारे पास एक कल्चरल, एक हमारा जो कोनोटेशन जो है पहचान पत्र का, व्हेन वी लुक एट द कल्चरल कोनोटेशन ऑफ पहचान पत्र, तो हमें क्या, आप अगर आंख बंद करके सोचिए कि आपसे कोई पहचान पत्र मांग रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? 10 डिजिट नंबर कभी भी नहीं आएगा। क्या आएगा?
एक कार्ड जिसपे फोटो छपा हो, जिसपे मेरा एड्रेस लिखा हो, करेक्ट? तो उसी के लिए वो जैसा बता रही थी कि उन्होंने एक वो कागज का वो निकाला जिसमें लोग उसको फाड़ के लैमिनेट करा के यूज कर पाए एज ए पहचान पत्र। पर वास्तविकता में देखा जाए तो यदि आपके पास वो 10 डिजिट का नंबर है, आप संपूर्ण है, आपकी पहचान तो वही नंबर है। तो ये बिहेवियरल इम्प्लीकेशंस हैं कि लोग उसको प्राथमिकता कैसे दे, उस 10 डिजिट नंबर को मोबाइल पे आने पे प्राथमिकता नहीं देते लोग, उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। यदि वो उस तरीके से लोग को नज करके वो कि भाई दिस इज योर आइडेंटिटी को देखा जाता। और लास्ट में एग्जांपल आपको दूंगी वैक्सीनेशन की। देखिए एक टाइम था जब इंडिया में बहुत ही एक डिस्कशन था कि इनफ वैक्सीनेशन नहीं है, कुछ हद तक उस समय उचित भी था। फिर सरकार ने यथा प्रयास किया और अब इनफ वैक्सीनेशंस तो हैं, पर हम में से कितने लोग हैं जो अभी भी वैक्सीनेशन हेजिटेंसी है जिनको, राइट? सच है, सही है, गलत है, वो चलिए वो अलग बात है, पर कहीं ना कहीं हेजिटेंसी तो है ना कि भाई हम नहीं लगाएंगे, हमें कुछ हो गया तो। देखिए मैं गांव से जुड़ी हुई हूँ, शहर में रहती हूँ पर अभी भी मेरा जुड़ाव जो है गांव से है। और जितने हमारे लोग यहाँ पे मित्र लोग हैं गांव से, तो आप देखिएगा कि गांव में झाड़ फूक करा लेंगे बुखार आने पे, पर वो अस्पताल नहीं जाएंगे। उनको बोलिए कि आप ऑपरेशन कराइए, आप अपने बच्चों को पोलियो दीजिए, वो नहीं कराएंगे। उनके बच्चों को बीमारी होगी तो वो ओझा के पास लेके जाएंगे, वो हॉस्पिटल में नहीं लेके जाएंगे। तो वहां पे अगर बिहेवियरल साइंस के माध्यम से बताया जाए तो लोगों को पॉलिसी पहुंच सकती है। इसमें मुझे याद आ रहा है कल अमिताभ बच्चन जी का शायद जन्मदिन था, उनको बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। उन्होंने कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है पोलियो टीकाकरण में। जब अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति आके बोलता है अपने बच्चों को पोलियो लगवाइए, तो लोग उन पे विश्वास करते हैं, राइट? तो कहने को बस एक वो फिगर है, पर इसके पीछे साइंस है कि आप किससे बुलवाएं, आप क्या बुलवाएं, आप कब बुलवाएं। तो मैंने आपको जो 3 उदाहरण दिया, आधार का दिया, आधार के नंबर का दिया और वैक्सीनेशन हेजिटेंसी दिया, इससे आप भली भांति समझ सकते हैं कि भाई बिहेवियरल साइंस का बहुत ही रोल है, बड़ा रोल है इन डिजाइनिंग पॉलिसी। एक करण जी हैं हमारे फैकल्टी हैं ISPP के, उनकी एक संस्था है बीस्ट। वो एक उदाहरण दे रहे थे कि दिल्ली में वो दिल्ली सरकार के साथ एक योजना पे काम कर रहे थे उनकी ऑर्गेनाइजेशन, और वो देख रहे थे कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रिड्यूस करना चाहते थे दिल्ली के हाउस होल्ड्स का। तो उन्होंने क्या वो बता रहे थे कि उन्होंने उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या एक स्टडी की कि किस किस हाउस होल्ड में कितना कंजम्पशन है, राइट? और उसके बाद उन्होंने कहीं एक प्रादर्शित रूप से एक लगा दिया कि भाई इस हाउस होल्ड में इतनी बिजली यूज हो रही है। तो उससे क्या हुआ कि लोग को एक टैसिट एक फीलिंग आई कि भाई उस घर में कम यूज हो रही है मेरे से, मुझे भी कम करना चाहिए। तो सरकार आजकल बहुत तरीके से बिहेवियरल साइंस की यूज कर रही है नीतियों को लागू करने में और नीतियों के डिजाइन में भी। तो विनय जी क्षमा चाहती हूँ, आपके छोटे से सवाल का मैंने बहुत ही बड़ा उत्तर दिया, पर आई होप मैंने आपके सवाल का उत्तर देने में मैं सक्षम रही हूँ। धन्यवाद। एक सवाल हमारी अपूर्वा जी पूछ रही हैं, पब्लिक पॉलिसी शुड बी मेड एज अ कंपल्सरी ट्रेनिंग फॉर सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स इन टुडेज डेज एंड एज। अपूर्वा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका यह सवाल का। और मुझे तो लगता है, देखिए people if you think I'm speaking too much in Hindi, just put in a chat box to me and I will switch to English also. But हमें ये लगता है कि पब्लिक पॉलिसी का ज्ञान एक अच्छी सिटीजनरी बनाने के लिए होनी चाहिए। तो देखिएगा कि कुछ कुछ देश में कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कंपल्सरी कोर्स पढ़ाया जाता है बच्चों को, और हमारे हिंदुस्तान में भी किसी न किसी तरीके से किसी फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान दिया जाता है, राइट? तो मैं आप पे पूरी तरह मैं आपसे सहमत हूँ कि पढ़ाना जाना चाहिए। Avenue, I'll try to speak little in English. So I think public policy education should be imparted to people and to common people, because ultimately you see, you can only understand whether a government is doing its work or not. You can question the government, you can make the government accountable only when you understand your rights
you understand how the policies are framed, you sort of understand the working of the government. And for that, it's extremely important that you have the knowledge of public policy. So it leads to good citizenry, एक अच्छे लोकतंत्र की तरफ आपको बढ़ावा देता है. बट ये जो कोर्स हमने डिजाइन किया है, ये अगर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो उसको काफी लाभ हो सकता है इस कोर्स के माध्यम से. तो जो सिविल सर्विसेज अचीव वो कर लेते हैं क्लियर, तो उनको तो लाल बहादुर शास्त्री में ट्रेनिंग दी ही जाती है. कुछ जगह मैं भी ट्रेनिंग में एज ए ट्रेनर रह चुकी हूँ. इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में, पोस्टल सर्विसेज के एम्प्लॉयज की मैं काफी ट्रेनिंग कर चुकी हूँ इन विषयों पे. तो यस, यू आर राइट कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है, पर जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत आवश्यक है. और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप ये कोर्स करेंगे तो आपकी तैयारी में आपको मदद करेगी, और आप अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको एक सफल सिविल सर्वेंट बनाएगा. और यदि नहीं भी कर पाते हैं तो आपको किसी न किसी जुड़े हुए क्षेत्र में आपको करियर एडवांस करने का मौका देगा. At this time, I'd like to tell you कि एक हमारे जो फैकल्टी हैं जो आपको इस कोर्स की ट्रेनिंग देंगे, एक कोर्स जो पढ़ाएंगे, हमारे काफी फैकल्टीज हैं, और समय के साथ साथ मैं फैकल्टीज को भी आपके साथ समक्ष लाऊंगी, उनसे मिलवाऊंगी. एक हमारे फैकल्टी हैं जो ऑलरेडी सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्रीज में, काफी मिनिस्ट्रीज में, और वो भी आपको एक कोर्स पढ़ा रहे हैं, थ्योरी जो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, वो आपको पढ़ाएंगे इस कोर्स में. तो कपूर जी हमारे साथ जुड़ेंगे एक कोर्स पढ़ाने के लिए. और भी बहुत बहुत सरकारी संस्थाएं हैं जो जुड़ेंगी. हमारी बात चल रही है कुछ सरकार के काफी मतलब जो उम्दा संस्थाएं हैं उनके थ्रू उनको भी इन्वॉल्व करने का. तो अभी मैं उस पर थोड़ा जोर नहीं डालूंगी क्योंकि अभी तक हमारी मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल टू बी साइंड. बट जैसा आप हमारी वेबिनार देखते रहिए और आपको एक क्या बोलते हैं, एक आपको एक झलक मिलती जाएगी कि किस तरह की फैकल्टीज आपको आकर के ट्रेन करेंगी, पढ़ाएगी. तो एक झलक आपको देगा वेबिनार्स जो हो रही हैं हमारे ISPP के चैनल पे. एडमिनिस्ट्रेटर से मेरी गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे मेल भी कर देंगे प्लीज. So Veronica, I'll try to speak in English, and in case you feel that you've still not been able to catch up, I'm very happy to connect with you outside this. What is the course fee and can it be done online? It's a very good question. See, the course fee for this course is 1 lakh rupees, but for the foundation batch, we are giving 50% fellowship to all the joinees. इसका हिंदी में बोलूं तो कोर्स फी आपको ₹1,00,000 है, पर 50% आपको फेलोशिप डिस्काउंट के माध्यम से सबको मिलेगा. तो नेट कोर्स फी आपको इस साल देना पड़ेगा ₹50,000. 4 महीने का कोर्स है, और ये कोर्स जो है वो ऑनलाइन है, संपूर्ण रूप से ऑनलाइन है. पर जो 16 हफ्ता है उसमें से 1 हफ्ता आपको फिजिकली हम आपसे मिलेंगे. कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, डिपेंड करता है कि किस प्रांत के लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं. तो यदि मान लीजिए आपको 80% जनता आपकी यूपी और दिल्ली से है, तो शायद हम दिल्ली में आपको बुलाएं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और वो ISPP आपको उसका आपकी व्यवस्था करेगा. आपका वो एक हफ्ते का जो कोर्स डिजाइन होगा, और ये 1 हफ्ते का कोर्स हमने फिजिकल रूप से 1 हफ्ते का मात्र 5 दिन का किया है. और ये इसलिए किया है क्योंकि देखिए कुछ चीजें आप ऑनलाइन नहीं सक्षम रूप से पढ़ा पाएंगे. जैसे कि आपको एक कोर्स है एक्सेल, तो मान लीजिए हम आपको डेटा दे दें, और पर आपको एक वर्कशॉप तो कराना ही पड़ेगा डेटा में आमने सामने. तो एक ये ऐसा कोर्स है कि जहां पे आपको फिजिकली आना आवश्यक हो जाएगा. मैनी पे बोल रही कि ऑनलाइन नहीं हो सकता है, और हमारी कोशिश भी रहेगी कि हम हाइब्रिड माध्यम से करें, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं आ पा रहा है किसी कारणवश, तो वो हाइब्रिड रूप से अपने वहां पे देख पाए. ये भी हम सोच सकते हैं. पर यदि आएंगे तो आपको वो विषय ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. दूसरा हो गया, आपको कुछ ऐसी 2-3 वर्कशॉप्स हैं जो हम फिजिकल रूप में करेंगे, पर आपको 95% कोर्स ऑनलाइन है. पर मैं आपको ये 2 बात बता दूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना, कि ये 15 हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे, जैसा अभी हम सोच रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, आपको 1 से 1.5 घंटा कम से कम, एंड मैं कम से कम बोल रही हूँ, आपको देना पड़ेगा हमारी रिसोर्सेज पढ़ने के लिए. अब ये रिसोर्सेज किस प्रकार की होंगी?
ये आपको रिटन रिसोर्सेज हो सकती हैं, वीडियो हो सकती हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और वीकेंड पे सैटरडे संडे तो डेफिनेटली आपको लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस का मतलब है कि ऑनलाइन जूम क्लासेस होंगी। तो जैसे हमारा कोर्स हो गया इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, वहां हमारे जो फैकल्टी हैं वो श्री राजीव कपूर जी हैं, जो आपके यूपी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके थे, LBSS के डायरेक्टर रह चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री IAS अकेडमी के, और काफी मंत्रालयों में वो सेक्रेटरी के रूप में रह चुके हैं। काफी लंबा 38 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट में, पॉलिसी मेकिंग में। एंड सो वो आपके कोर्स फैकल्टी हैं। तो सैटरडे संडे राजीव जी आपके साथ आएंगे इस तरह प्रत्यक्ष रूप में, ऑनलाइन भले, पर इसको जूम क्लासेस के थ्रू करेंगे और डिस्कशंस के रूप में वो क्लासेस होंगी। तो मैंने आपको जैसे एक विषय का आपको उदाहरण दिया, उस तरह से 6 जो विषय हैं हमारे, सैटरडे संडे जूम क्लासेस होंगी, जिसमें हमारी सोच तो यह थी कि हम 4 घंटे आपसे मांगे, पर अभी हम काम थोड़ा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का, कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हैं जो दिलचस्पी दिखा रहे हैं कोर्स में, उनका कहना है कि 4 घंटा एक शनिवार को देना मुश्किल हो सकता है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो वो हम अभी रीथिंक कर रहे हैं, पर तब भी मान के चलिए कि 1.5 से 2 घंटा तो आपको सैटरडे और संडे दोनों दिन देना पड़ेगा, जब आपको लाइव क्लासेस होंगी आमने सामने वाया जूम अपने फैकल्टीज के साथ। और ये जो कोर्सेज होंगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, जैसे आपको डिस्कशंस होंगी, आपको केस स्टडीज होंगी, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, आप ग्रुप्स में काम करेंगे। तो स्मॉल बैच, हम 40 का कोहॉर्ट देख रहे हैं, और उसमें आपको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, आप एक दूसरे को जानेंगे। आपको ऑनलाइन कैफेज बनाएंगे हम, कि मान लीजिए हम नहीं भी हैं तो आप अपने ग्रुप के साथ मिल सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिसी प्रैक्टिस लैब, जिसमें आपको एक नीति पे आपको काम करना पड़ेगा, एक लोकल समस्याओं पे काम करके आपको उस पे आपको ये करना पड़ेगा। फिर बहुत सारी इंटरेस्टिंग वर्कशॉप्स हैं, सीवी मेकिंग, इंटरव्यू स्किल्स, इंटरव्यू में क्या बोले क्या नहीं बोले, पब्लिक पॉलिसी में नेटवर्किंग कैसे करें, क्या कौन सी संस्थाओं को आप एम कर सकते हैं, तो वो सब चीजें दिखाई जाएंगी। एक इशिता गुप्ता जी पूछ रही हैं, आई एम परस्यूइंग MA in philosophy and have great inclination towards public policy. Is there any ways I can do alongside? इशिता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। In fact, I would like to tell you this is a part-time course. It is an online course, so you can do alongside any course you're doing right now. चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, फिलोसफी पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग के हो, मेरे जैसा आप लॉ किए हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप इसके साथ आप NGOs में काम कर रहे हैं, आप अब हमारे काफी संस्कारी संस्थाओं से लोग जुड़ रहे हैं, इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले हैं। अब किसी भी क्षेत्र में है, यदि आपको अभिरुचि है लोक नीति के क्षेत्र में, तो आप यह कोर्स कर सकते हैं। और क्लासेस चूंकि वीकेंड पे है, तो आपके बाकी जो कमिटमेंट्स है उसके आड़े नहीं आएगा यह कोर्स। तब भी मैं आपको यह चीज बताना चाहूंगी कि आपको हर एक दिन 1 से 1.5 घंटे की कमिटमेंट देनी पड़ेगी। और मैं बता दूं आप सभी मित्रों को जो जुड़े हुए हैं कि इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी भारत का सबसे पहला डिजाइन थिंकिंग पॉलिसी स्कूल है। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, देखिए कैसे कैसे लोग जुड़े हुए हैं। वह नाम के मात्र नहीं है, वह केवल नाम नहीं है। हर एक लोग, चाहे वो एडवाइजरी बोर्ड हो, एकेडमिक बोर्ड हो, सभी काफी अभिरुचि लेता है कोर्स को डेवलप करने में। देखिए हमारा जो पाठ्यक्रम है वो रिगरस है। ये कोर्सेरा जैसा नहीं है कि आपने साइन अप किया, सर्टिफिकेट ले लिया। एडमिशन प्रोसेस भी एक आसान नहीं होगा। आप अप्लाई कीजिएगा, आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, आपकी कंफर्ट विद नंबर्स, आप नंबर में संख्याओं के साथ आपकी कितनी, आपको कोई भय तो नहीं है, नंबर्स देख के आपको कोई भय तो नहीं होता, वो सब हम आपको टेस्ट करेंगे, तभी आपको इस पाठ्यक्रम में एडमिशन मिलेगा। और यह इसलिए कराया गया है क्योंकि देखिए हम बहुत संस्थाओं के पास गए हैं इस कोर्स को डेवलप करते समय। काफी संस्थाओं के हम शुक्रगुजार हैं, नीति आयोग के शुक्रगुजार हैं, हम नेस्टर के शुक्रगुजार हैं, अभी हमारी CPR में यामिनी जी से बात हुई है कुछ हफ्ते पहले, उनके शुक्रगुजार है। और हम हर एक संस्थाओं के एक्सपीरियंस को लेते हुए ये कोर्स बना रहे हैं। तो ये कोर्स बस आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान नहीं करेगा, यह कोर्स अपने आप में इस बात का प्रतीक होगा
कि आप कुछ मेजरेबल स्किल्स सीख के जा रहे हैं। तो यदि आपके पास टाइम है, कमिटमेंट है, मतलब टाइम कमिटमेंट इन अ सेंस नॉट लाइक अ फुल टाइम कोर्स, बट कम से कम 2 घंटे आप प्रतिदिन दें और अभिरुचि है, तब यह कोर्स में आप जरूर जुड़े। और इशिता जी आप जरूर जुड़े। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर से मेरी गुजारिश है, मृत्युंजय जी आप यदि लोक नीति का ईमेल लिख दें और इशिता जी को यदि एक डायरेक्ट मैसेज भेज पाएं, और आई एम हैप्पी टू कनेक्ट विद यू इशिता जी अलग से भी। एक आया है एक सवाल आया है साइमा जी का, आई एम फर्स्ट ईयर PhD स्कॉलर फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरेस्ट कैन आई डू इट? साइमा जी जैसा कि मैंने कुछ समय पहले बताया कि आप बिल्कुल ये कोर्स कर सकती हैं, और अच्छी बात क्या है कि कोई भी व्यक्ति जिसको अभिरुचि है वो कोर्स कर सकता है। और इसमें आपको इनफैक्ट देखिए साइमा जी, मैं भी एक रिसर्चर रह चुकी हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि रिसर्च में मतलब मेरा तो 2 दशक का एक्सपीरियंस है इस कोर्स में, और मुझे ऐसा लगता है कि क्या कमी रह गई है इंडिया के रिसर्च में। पहली बात, वो इंडस्ट्री रेलेवेंट नहीं रह पाता, मतलब हम उसको उसकी उपयोगिता नहीं हो पाती हमारे रिसर्च की ना। पॉलिसी एक ऐसा विषय है कि आपको हमेशा सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच लेने को, मतलब जिनको बेनिफिट जानी है आप उसको बीच में रख के आप सब सोचेंगे, राइट? सो पहला चीज आपको क्या फायदा होगा इस कोर्स से कि आप यदि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप किसी संस्था को और स्ट्रेंथन करने के आप किसी विषय में आरटीआई किसी विषय में आप काम कर रही हैं, तो आप लोगों को बीच में, सिटीजन्स को बीच में, या स्टेक होल्डर्स को, सिटीजन कहना तो सही नहीं होगा, पर आप जो स्टेक होल्डर जिसको आप समस्याओं को देख रही हैं अपनी PhD में, उनको आप बीच में रख के आप उनके प्रति सोच सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं बोलूंगी कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन रिसर्च इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब मैं अपनी PhD कर रही थी तो मेरा PhD था कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, पर मैं आपको बताऊं साइमा जी, मैंने कितनी लिटरेचर फाइनेंस से पढ़ी, कितनी लिटरेचर इकोनॉमिक थ्योरी से पढ़ी, कितनी लिटरेचर्स मैंने फिलॉसफी से पढ़ी, सोशियो पॉलिटिकल साइंस से पढ़ी। और ये इसलिए पढ़ी क्योंकि आप लॉ को, नियम को एक आइसोलेशन में नहीं देख सकते। लॉ इज अ डिसिप्लिन, पॉलिसी इज अ डिसिप्लिन, उसी तरह हर एक साइंस एक डिसिप्लिन है जिसको आप मल्टी डायमेंशन से देख सकते हैं। तो यह क्रिटिकल थिंकिंग जो है, इसकी आपको एक ट्रेनिंग देगा ये कोर्स। एंड मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कुछ एक बात है जो बहुत ही करीबी है मेरे दिल से, कि बहुत पहले एंड जो पार्थ हमारे जो दूसरे सूत्रधार हैं जो आज आ नहीं पाए हैं पर आपसे अवश्य मिलेंगे किसी और प्लेटफॉर्म पे, परसों वह बाय द वे परसों हमारा सेमिनार हो रहा है नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी स्कूल में, जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है गुजरात में, उसका ऑनलाइन सेमिनार हो रहा है और पार्थ वहां आ रहे हैं। यदि आपको दिलचस्पी है पार्थ जी को सुनने में, डॉक्टर पार्थ को सुनने में, प्लीज आप उसको वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। और मुझे याद है कि 2003 या 2 की बात थी जब मैं बहुत ही यंग स्टूडेंट थी, और मैंने कुछ कोर्सेज की थी पब्लिक पॉलिसी में, और मैं भले पॉलिसी को एज ए डिसिप्लिन नहीं परस्यू किया, काफी समय तक लॉ में गई, पर वो पॉलिसी का क्रिटिकल ट्रेनिंग का थिंकिंग मुझे अपने डिसिप्लिन में बहुत हेल्प किया। और मैं मतलब मैं तो आभारी हूँ उन संस्थाओं की, फाउंडर्स की। पार्थ उनमें से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली काफी इंस्पायर किया है। और मुझे अभी भी याद है कि 2.5 दशक पहले पार्थ DBT की बात करते थे, शायद वो भारत में कुछ प्रमुख लोगों में होंगे, फ्रंटलाइनर्स होंगे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की कॉन्सेप्ट सबसे पहले पब्लिक पॉलिसी में बात करने की चेष्टा की। इनफैक्ट स्कूल फी वाउचर जो सबसे पहले आया, वो पार्थ जी उस पे सबसे पहले वो काम किए। मुझे याद है कि पार्थ 3 दशक पहले वो स्ट्रीट लाइट्स में बात करते थे ऑटोमेटेड कैमरा एंड चलान्स की। मतलब कोई सोच ही, कोई कल्पना के परे था कि टेक्नोलॉजी ऐसे बढ़ेगी कि ऑटोमेटिक टिकटिंग हो सकती है स्ट्रीट लाइट्स पे। मैं आपको बता रही हूँ 2.5 से 3 दशक पहले, पर आज वो चीज संभव है। तो यह चीज आपको ट्रेनिंग देगा, आपको ये कोर्स। इज इट अ सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा? आसिफ जी पूछ रहे हैं व्हाट इज द फी। आसिफ जी मैंने बताया फीस ₹1,00,000 है, पर 50% आपको फेलोशिप मिल रही है। इस साल जो ज्वाइन करेंगे तो 50,000
इन अ वे फी है, नेट फी 50,000 होगी। और सर्टिफिकेट है, ये डिप्लोमा नहीं है, ये सर्टिफिकेट कोर्स है। श्वेता जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी, आपका सवाल अधूरा है, तो प्लीज आप बेहिचक पूछिए। 15 मिनट रह गया है, आपके सवाल पे मैं वापस आती हूँ, बट सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुरेंद्र जी का काफी अनुभव रहा है युवाओं के साथ। तो अपने दिशा में उन्होंने बहुत ही प्रतिनिधित्व दिखाया है और युवाओं के साथ इनका एक्सपीरियंस रहा है। सुरेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपकी क्या राय है इस कोर्स के बारे में और आपकी क्या अपेक्षा है इस कोर्स से? जी नमस्ते नीति जी, सभी हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सबको नमस्कार। असल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, परिवर्तन तो आवश्यक है और परिवर्तन के बिना काम भी नहीं चलता है। ये नीतियां जितनी बनती हैं वो निश्चित रूप से मान के चलिए कि सोच समझ कर बनाई जाती हैं। ये बात सही है कि कई चीजें जो नीति जमीन से बुलाकर बनाना चाहिए, वो कई बार हम ऊपर लेवल पे बनाते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा देर से होता है। होता जरूर है, पर ये नीति भी कुछ मायने में अच्छी है। कुछ मायनों में देखिए, जब कोई चीज का निर्माण होता है तो उसका कहीं न कहीं से एक पक्ष अच्छा होता है, एक पक्ष बुरा होता है। तो मुझे लगता है कि जब हम ठीक वैसा ही है कि जैसे हम पॉजिटिव चश्मा लगा लें तो पॉजिटिव दिखता है, नेगेटिव चश्मा लगा लें तो नेगेटिव दिखता है। पर जब नेगेटिव की बात उठती है तो एक बात तय होती है कि जब हम, जैसा कि आप किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं कि वो फला आदमी अच्छा नहीं है, उसके बारे में रेपुटेशन खराब है, वो पता नहीं उसके बारे में लोग गलत कहते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ इस मैटर पे। हमारे यहाँ भोपाल शहर में मैं हूँ। भोपाल में एक डॉक्टर्स के बारे में बड़ी नेगेटिव रिपोर्ट मैंने पढ़ी सोशल मीडिया में। उन्हें मैं पर्सनल जानता था और मैंने लगभग उनके पास 15 से 20 मरीज मैंने मेडिकल भेजे और वो सब ठीक हुए। तो लेकिन अब है, अपने अपने अनुभव होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि वो आदमी ठीक नहीं है और फिर, लेकिन जब आप उस व्यक्ति के पास जाते हो, जब उसके पास मिलते हो और उसके बारे में जब सोचते हो, तो संपर्क में आते हो, तब पता चलता है कि वो चीज अच्छी भी है। क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक निगेटिविटी के पीछे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेवलप होता है। तो कोई भी पॉलिसी जब बनती है तो उसके बारे में आगे पीछे विचार तो निश्चित रूप से किया जाता है। अब समस्या ये है कि हम बढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की ओर, हम अपने लोगों को ले जा रहे हैं विकास की ओर। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई, जैसे हिंदी के माध्यम में आप देखिए, हिंदी भाषा को हमारे यहाँ लड़ाई लड़ चल रहे हैं लोग कि साहब हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा घोषित की जाए, अभी राजभाषा है। मेरी समझ में नहीं आता है कि क्यों घोषित की जाए। भाई हम बोल रहे हैं ना हिंदी, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना हिंदी। और इंग्लिश का भी जहाँ तक तोड़ देखा जाए कि अंग्रेजी बहुत अच्छी मानी जाती है, ये माना जाता है कि अगर हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं तो ये मान लिया जाता है कि इसका लेवल थोड़ा नीचे है, लेकिन वो लेवल मात्र 2 या 4% लोगों का होता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब कोई भी आपने पॉलिसी बहुत बड़ी बनाई। बात कह दी सुरेंद्र जी, आपने बहुत बड़ी बात की। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ दिन पहले एक राग दरबारी करके किताब है श्रीराम शुक्ला जी की, और मैं पढ़ रही हाँ थी, हाँ बिल्कुल। आपने पढ़ी होगी। जी तो उसमें एक एक बहुत बड़ी चीज उसमें बोली उन्होंने, बहुत इंटरेस्टिंग दिलचस्पी चीज, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ। उसमें नहीं बोलिए। लिखते हैं कि व्यवहार परिवर्तन के लिए रोब की आवश्यकता है और रोब के हाँ लिए अंग्रेजी की। तो देखिए कितनी बड़ी बात वो लेखक कह गया कि अंग्रेजी जानने से एक एलिटिज्म आता है कि भाई हम आपसे ज्यादा सक्षम है। आपने बहुत ही अच्छी बात की। पर जस्ट टू शेयर विद यू शुक्ला साहब की, हमारी मंशा ये नहीं थी कि हम हिंदी भाषा को बढ़ावा दें, बट कैसे हिंदी हाँ भाषी इस कोर्स में जुड़े। और अगर आप सभी का साथ रहेगा तो आगे जाके हम बांग्ला में, गुजराती में, अब अलग अलग भाषाओं में भी ये कोर्स करेंगे। जी जी, ओवर टू यू सर। बिल्कुल। जैसे मैं इसमें भी एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे किसी भी चीज का विरोध नहीं करना है, हमें उसको अपने साथ आत्मसात करना है। जैसे चूंकि मैं लिखता हूँ, आपको बताऊं, मेरी गीत गजल मैं लगभग सभी सोशल मीडिया पे लिखता हूँ। तो आप कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि आप हिंदी में उर्दू अल्फाजों का प्रयोग क्यों करते हैं। तो मैंने कहा भाई, मेरे
अगर किसी शब्द को मिलाने से अगर मीठापन आता है तो उसमें बुराई क्या है? तो जैसा कि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में तो इंग्लिश इतनी चल गई है कि अब तो अभी राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा मंत्रालय ने एक चीज एक्सेप्ट कर ली है कि भाई भाषा में अगर कई शब्द ऐसे आते हैं जिनका हिंदी लिखने में दिक्कत जाती है, तो आप इंग्लिश शब्द को हिंदी में लिख सकते हो। ओके, तो हमें एडॉप्ट करना चाहिए कोई भी चीज, जब कोई पॉलिसी बनती है, कोई मैटर बनता है, कोई लैंग्वेज होता है। अब जैसे अभी नई शिक्षा नीति में एक बड़ी अच्छी चीज जो मुझे लगी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे देश में एक प्रॉब्लम जो होती है कि लोकल लैंग्वेज को दरकिनार किया जाता है, ये कह के कि इंग्लिश को यूज करो, उसके बाद हिंदी यूज करो या कुछ भी करो XYZ। पर मुझे लगता है कि लोकल लैंग्वेज से के साथ नॉलेज बढ़ता है। अगर जैसे अम्मा, माँ और फिर मदर, आप देखेंगे 3 चीजों में एक इमोशनल जुड़ाव किन शब्दों में होता है। तो जब हम किसी पॉलिसी को एज ए इमोशनल एडॉप्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें आपका ज्यादा होगा। और आने वाला समय तो टेक्निकल युग है, तकनीकी है, और इस तकनीकी समय में हमें केवल शिक्षा काम नहीं करेगी, केवल पढ़ाई काम नहीं करेगी, उसके साथ हमें तथ्यपूर्ण जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल जाना पड़ेगा। मुझे डॉक्टर और एक मित्र की याद है बात, बहुत पहले 80s के पहले जो लोग साइंस पढ़ते थे तो प्रैक्टिकल में वो मेढक चीरा करते थे। अभी खबर ये लगी कि स्कूलों में अब वो तरीका ही बदल गया, अब बंद हो गया। आप केवल आप लैपटॉप में देखो, ओपन खोलो और देख के पढ़ लो। भाई सर्जरी करने वाला डॉक्टर अगर प्रैक्टिकल नहीं किया वो तो केवल पढ़ के ज्ञान तो नहीं प्राप्त करेगा ना। तो कुल मिला के ये है कि टेक्निक जो यूज होती है वो प्रॉपर तरीके से कोई चीज हमको ज्ञान देती है, और वो जब ज्ञान देती है तो कहीं न कहीं उसका प्रयोग होता है। और अभी मैं आपको बीच में सुन रहा था कि अभी जो सिविल सर्विस में यूथ तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो उनको बहुत सारी निधि जी, मैं खुद भी बिजनेस इकोनॉमिक्स में पीजी हूँ और मैंने पीएचडी भी उसमें की है। तो क्या होता है कि जब हम किसी चीज को एनालिसिस करते हुए, रिसर्च करते हुए जब हम कोई चीज पढ़ते हैं या ध्यान देते हैं, तो वो एडॉप्ट होती है और वो बहुत शार्प तरीके से काम करती है। मैं मतलब कहने का ये है कि जो सिविल सर्विस के लिए लड़के तैयार हो रहे हैं, जो कर रहे हैं, आप देखेंगे कि अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इतना डेवलप कर गया है कि अब केवल शहरी क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लोग पास आउट होने नहीं रह गए, अब देहात के लोग भी हो रहे हैं। आप इस बार का रिजल्ट देखेंगे सिविल सर्विस में कि सतना, रीवा, शहडोल, सीधी, जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मतलब ऐसे ग्वालियर, ऐसे जगह के लोग अब पास आउट हो रहे हैं जिनका कहीं मध्य प्रदेश में पहले हिंदुस्तान लेवल पे जाके मापदंड ही नहीं बनता था कि ये लोग निकल रहे हैं। ये यूपी, बिहार और साउथ का कब्जा होता था उन एग्जामों में। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्निक आती है तो उसका तरीका आता है समझ में, तरीका समझ में आता है तो वो चीजें कॉम्पिटिशन की होती है। और जहाँ तक अध्ययन की बात है तो देखिए मुझे लगता है कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप गढ़ोगे नहीं। तो अगर आपको कोई गढ़नी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कोई भी पॉलिसी है उसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए, उसके अच्छे बुरे पक्ष देखना चाहिए, और फिर सीधी सी बात है कि जो पक्ष अच्छा लगे उसको अडॉप्ट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपको मैं एक नीति की बात समाप्त करने के पहले शेर मेरा है, कभी कोई युवा मतलब लगभग पूरे देश में लोग जो सुने हुए हैं, कि मैंने लिखा था कि उंगलियों करती रहो तुम काम अपना, न जाने किस पत्थर में निकले राम अपना। तो कहने का मतलब है कि काम करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। और एक और शेर आपको बताएं जो इन लोगों को जो सुन रहे हैं शायद उनको कभी काम आए, अगर टैगलाइन बना ले जिंदगी का तो बहुत सफल होंगे, कि समंदर को यदि गुमान है तूफान उठाने का, समंदर को यदि गुमान है तूफान उठाने का, तो हौसला ये भी रखते हैं कश्ती वहीं चलाने का, कश्ती वहीं चलाने का। बहुत खूब, बहुत ही। तो नीति जी, मेरी समझ से मेरी बात मैं यहीं पे विराम देना चाहता हूँ, और अगर कोई मुझसे कुछ पूछे तो जरूर आप मुझे बताइए तो मैं बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने शेर के माध्यम से आपने कितनी अच्छी बात और कितनी बड़ी बात कह दी। एक सवाल है एक एनोनिमस अटेंडी का कि
विल यू बी प्रोवाइडिंग प्लेसमेंट एंड जॉब असिस्टेंस? देखिए 4 महीने की अवधि का, छोटी अवधि का कोर्स है, तो यह हम आपसे झूठ नहीं कहेंगे कि आपको हम प्लेसमेंट नहीं दिला पाएंगे, परंतु प्लेसमेंट के लिए गाइडेंस आपको यहाँ मिलेगी। तो अप्लाई आपको खुद से करना पड़ेगा, पर कैसी सीवी बनानी है, आपको एक वर्कशॉप जो हम कर रहे हैं, एक जो वर्कशॉप हम आप एकदम काफी 2-3 वर्कशॉप्स लाइंड अप हैं जो आपको प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करेगा। जैसे कि आपको सीवी कैसे बनानी है, इंटरव्यूज कैसे लेने हैं, आपको क्या क्या स्किल्स की आवश्यकता है, और तो इस तरह का आपको होगा। तो ये कहना होगा कि हम प्लेसमेंट नहीं दिलाएंगे, पर गाइडेंस और प्लेसमेंट यस आपको मिलेगी, और एक करियर का टीम रहेगा जो आपको हेल्प करेगा इन चीजों की तरफ। और पार्थ और मैं खुद सूत्रधार हैं इस कोर्स के, तो हम दोनों तो आपके साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे टू हेल्प यू, यू नो, मेक योर लर्निंग मैक्सिमम। एक एलाज फातिमा जी हैं जो हाथ उठाई हुई थी बहुत देर से। पहले तो क्षमा चाहती हूँ एलाज जी कि आपको बहुत देर तक आपको वेट करना पड़ा। आई हैव अलाउड यू टू स्पीक, सो इन केस अगर आप सीधे अपना सवाल हमसे माइक में बोल के पूछना चाहेंगी, ओवर टू यू। यस मैम, हेलो। हेलो। फातिमा मैम, आपने अभी कहा था कि बहुत से गवर्नमेंट बहुत सी पॉलिसीज बनाती है लेकिन कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। ये बात मैं भी मानती हूँ कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स दे आर नॉट द पार्टिसिपेंट्स इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द सिस्टम। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर है, इसको पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर कैसे बनाया जा सकता है? क्या इसमें एकेडमिशियंस का और ज्यादा रोल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, मतलब अलाज जी, मैं एक गेस लेना चाहूंगी कि आप शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। यस, आई एम रिसर्च एसोसिएट। आई कुड गेस इट, राइट? तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए 2 से 3 चीजों के बिंदु पे मैं बोलना चाहूंगी आपके प्रश्न के जवाब के क्रम में। पहली बात तो कि शिक्षक का जो रोल है सोसाइटी में वो बहुत ही अंडररेटेड है। एक टाइम था जब गुरु को गोविंद से भी ऊपर रखा गया। आई एम नॉट सेइंग कि सबको अपने गुरु को गोविंद से ऊपर रखना है, कहीं ना कहीं हम टीचर्स भी फेल किए हैं अपने ड्यूटी में कि हमको गोविंद का स्थान नहीं मिला है, पर a teacher's role is so important because वो क्रिटिकल माइंड को इग्नाइट करता है क्लासरूम में। मैंने आपको उदाहरण दिया डॉक्टर पार्थ शाह का, तो पार्थ और मैं आज साथ हम कोलीग्स हैं, बट आई रिमेम्बर कि आज से कितनों साल पहले जब पार्थ ने कुछ कुछ बातें बोली, मैं उससे असहमति जताती थी, मैं उनसे सहमत नहीं थी, पर उन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि भाई ये चीज, इसका ये भी एक विकल्प हो सकता है। एंड मैं लकी थी कि सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के मैं सर्टिफिकेट कोर्सेज उस जमाने में अटेंड करती थी। उसी तरह मैं काफी लोगों के साथ मिली जुली, और उन लोगों के से मिलने में मुझे बहुत सारी चीजें का ज्ञान हुआ। नाउ तो टीचर का रोल तो बहुत बड़ा है, एकेडमिक्स का रोल बहुत बड़ा है। तो आई रियली होप कि जो भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं यह कोर्स करेंगे तो भले वो पब्लिक पॉलिसी में करियर ना बनाए, पर वह एक जागरूक नागरिक जब बनेंगे और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच उनकी खुद की टीचिंग में आएगा। तो पहली बात तो ये रही। दूसरी बात है कि लोगों की भागीदारी की बात की। इलाज कितनी चीजें सरकार ने बनाई है जो अच्छी रही हैं, पर कहीं ना कहीं चूंकि पॉलिसी उनपे लोगों को लगा कि उनपे थोपा जा रहा है। तो पॉलिसी कैन नॉट बी ब्रॉट इन आइसोलेशन, इट हैज टू बी पार्ट, इट हैज टू बी आउटकम ऑफ अ डिस्कोर्स विद पब्लिक। अब कहीं ना कहीं वो डिस्कोर्स मिसिंग है। क्या इसके लिए राज्य या केंद्र सरकार ओनली जिम्मेदार है? नहीं, इससे कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने पब्लिक पॉलिसी डिस्कोर्स में भाग लेना बंद कर दिया है। हम सवाल नहीं कर रहे हैं अपने लोगों से, हम लोकल कम्युनिटी लेवल पे जाके नहीं पूछ रहे अपने मुखिया से कि आपने ऐसा क्यों किया। आप जब सही सवाल करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होता है। तो लोगों की भागीदारी अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको समय हो तो प्लीज आप कल है हमारा, मृत्युंजय ने एक लिंक शेयर किया है, कल एक हमारा वेबिनार है, प्लीज आप जुड़िए, पार्थ रहेंगे। वो 2 उदाहरण देंगे कि सेम वोटिंग पैटर्न से कैसे अलग अलग आउटकम होता है नेताओं के चयन में, जो पहली चीज। दूसरा वो बता रहे थे, पार्थ जैसा मुझे जानकारी दे रहे थे कि चोला डायनेस्टी के समय लोगों की कैसे भागीदारी रही है। तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग। गांधी जी के समय गांधी जी टॉक्ड अबाउट
पीपल्स पार्टिसिपेशन। आज मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया था, कुछ दिन पहले उन्होंने बोला कि किसको पद्मश्री मिलना चाहिए, आप उसकी राय दीजिए। Now this is what people should do. I mean government should do. They should ask people for their views. पर कहीं ना कहीं सरकार चूकी भी है। जैसे आप देखिए एग्रीकल्चरल लॉस पे, कुछ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स आर वेरी वेरी गुड, बट लोग क्यों नहीं उसको अडॉप्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो शायद उनको समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ चीजों को शायद हमें फिर से रीथिंक करना है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स। तो उसके लिए आपको कैसे पॉलिसी मेकिंग में बिहेवियर और नज अगर यदि सरकार लाती तो लोग का इससे जुड़ाव होता। तो अभी क्या हो रही है कि कानून बन जा रहे हैं, बाद में भी रीथिंकिंग कि इसको कैसे लोगों को अडॉप्ट किया जाए। पर उसके पहले जैसे पॉलिसी एडवोकेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इस पे भी आपको वर्कशॉप कराया जाएगा कि कैसे आप उस एडवोकेसी आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स कैसे बना सकते हैं। तो बहुत चीजें हैं इस कोर्स में, मैं आपका समय नहीं लूंगी, समय समाप्त हो चुका है। पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड I'm sorry if I spoke only in Hindi. Trust me, it was a very big, it was an effort for me to start speaking Hindi, but now I'm getting used to it. It's not about Hindi, it's not about English, it's about communicating yourself. And in this course, we will use both English and Hindi. English के माध्यम से आपको ये कोर्स पढ़ाया जाएगा। बहुत ही उम्दा कोर्स है और मुझे आशा है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। इंग्लिश भाषी जुड़ सकते हैं, हिंदी भाषी जुड़ सकते हैं, कोई भी भाषी इस कोर्स में जुड़ सकते हैं जिनको भी अभिरुचि हो पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के स्पेस में। शुक्ला साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे वापस से मिलना पड़ेगा और कुछ श्रोताओं को इनवाइट करना पड़ेगा आपकी शायरी सुनने के लिए, क्योंकि बहुत ही गंभीर थी। लफ्ज काफी सिंपल थे, बट आपकी जो इंटेंशन थी बहुत अच्छी थी। तो आपके साथ हम वापस कभी जुड़ेंगे, आशा है। और मेरा स्पेशल मृत्युंजय को भी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मैं मृत्युंजय के पास ही आ रही थी। एक हमारे इंटर्न है, बहुत ही उम्दा लॉयर इन मेकिंग है मृत्युंजय जी, उन्होंने ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आईएसपीपी टीम का धन्यवाद। और सबसे मुख्य है कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों को मैंने अपना फोन नंबर और ईमेल एड्रेस दिया है और बाकी लोगों के लिए मैंने चैट बॉक्स में ईमेल सब कुछ दे दिया है। एंड आई होप कि आपके सभी सवाल का उत्तर मिला। और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा ट्विटर हैंडल ISPP का आप फॉलो करते रहिए और लिंक्डइन पे फॉलो करते रहिए। और भी अगर आपको ऐसी वेबिनार्स अटेंड करने का अवसर अगर आप देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।